जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल स्टार्ट माई परीक्षा में। तो दोस्तों, आज हम फिर से बात करेंगे आधुनिक सामान्य ज्ञान की, जो एसएससी जीडी, यूपीएसआई, यूपीटी पर एससी पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे आप और आपके साथी अच्छे से वीडियो को देख सकें। और पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल नीचे दिया गया है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अपने विरोधियों के प्रति किसने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था? शेरशाह सूरी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। तो बेटा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? किसने अपने विरोधियों के प्रति रक्त और लौह की नीति का पालन किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बलबन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? बलबन हो जाएगा। याद रखिएगा कि जो बलबन था उसने लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया था। इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था और ये इल्तुतमिश का गुलाम था। ठीक है दोस्तों, किसका गुलाम था? ये इल्तुतमिश का गुलाम था। ठीक है, अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं बलबन के बारे में। तो इसने सिजदा और पाबोस प्रथा को चालू किया था। नवरोज उत्सव भी इसने प्रारंभ किया था। अब देखते हैं हम शेरशाह सूरी के बारे में। तो इसने चांदी का रुपया और तांबे का दाम चालू करवाया था और डाक प्रथा का भी प्रचलन इसी के समय में हुआ था। अब मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो आपको याद होगा कि इसी के समय इब्न बतूता भारत आया था और इसकी मृत्यु पर एक लेखक था बदायूनी, उसने लिखा था कि अंततः लोगों को उसे और उससे लोगों को मुक्ति मिल गई है। और मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था कि दिल्ली से राजधानी देवगिरी को परिवर्तित किया था और देवगिरी का नाम दौलताबाद रख दिया था। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो इसने स्थायी सेना, नगद वेतन प्रारंभ किया था, सैनिकों का हुल्ला लिखना और घोड़े दागने की प्रथा को भी चालू किया था। और बेटा अलाउद्दीन से एक पॉइंट याद रखिएगा, इसने अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, हजार खंबा महल की स्थापना भी करवाई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया सिंचाई कर उपज का कुल कितना भाग होता था? तो इसका सही जवाब है 1/3, 1/4, 1/6, 1/10। तो इसका सही जवाब है बेटा 1/10। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई कर उपज का 1/10 भाग लगाया था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक से कुछ चीज़ें और याद रखिएगा कि इसने क्या किया था। फिरोज शाह तुगलक से कुछ नई चीज़ें हैं कि इसने 300 नए शहरों को बसाया था, 5 बड़ी नहरों की खुदाई करवाई थी। ठीक है, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला ये प्रथम शासक था। याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है, इसने इसका जो शासनकाल था, इसके शासनकाल में दासों की संख्या सबसे अधिक थी और इसने दीवाने खैरात और दीवाने बंदेगान की स्थापना भी की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकबर द्वारा चलाई गई या अकबर द्वारा इलाही संवत की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1582, 1583, 1575, 1563। तो अकबर ने इलाही संवत की शुरुआत कब की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1583 हो जाएगा। ठीक है, अब अकबर से कुछ चीज़ें याद रखने वाली बातें हैं क्या कि 1582 में दीन ए इलाही की स्थापना की थी, 1575 में इबादत खाने की स्थापना की थी, 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था, 1564 में जजिया कर समाप्त किया था और 1562 में दास प्रथा का अंत किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसे मराठों का मैकियावेली कहा गया है? नाना फडणवीस, बाजीराव प्रथम, राजाराम, संभाजी। तो बेटा मराठों का मैकियावेली किसे कहा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाना फडणवीस। क्या हो जाएगा? नाना फडणवीस।
देखिए बेटा, इनका वास्तविक नाम था बालाजी जनार्दन भानु। वास्तविक नाम क्या था? बालाजी जनार्दन भानु। और एक ब्रिटिश अधिकारी थे जेम्स ग्रांड डफ। क्या नाम था बेटा? जेम्स ग्रांड डफ। याद रखिएगा, जेम्स ग्रांड डफ ने इन्हें क्या कहा था? मराठों का मैकियावेली कहा था। याद रखिएगा कि मराठों का मैकियावेली कौन था? तो नाना फडणवीस थे। किसने कहा था? तो जेम्स ग्रांड डफ ने कहा था। ठीक है। और बेटा याद रखिएगा कुछ चीज़ें कि अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा अन्य ऑप्शनों की। बाजीराव प्रथम, तो ये दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम मराठा शासक था। याद रखिएगा कि दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम मराठा शासक कौन था? तो बाजीराव था। राजा राम की बात करें तो इसने अपनी दूसरी राजधानी सतारा को बनाया था। किसको बनाया था? सतारा। आपने नाम सुना होगा। तो इसने दूसरी राजधानी किसको बनाया था? सतारा को बनाया था। और संभाजी की बात करें तो संभाजी शिवाजी का उत्तराधिकारी था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? गुरु नानक देव, हरगोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, कोई नहीं। तो पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने पाहुल प्रणाली की प्रारंभ किया था। और याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह के बारे में, ये 10वें सिख गुरु थे और अंतिम गुरु भी थे। तो सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह है। ठीक है। अब थोड़ा सा याद कर लेते हैं इनके बारे में कि 1666 में इनका जन्म पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1666 में इनका जन्म पटना में हुआ था। और 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। बेटा क्या किया था? खालसा पंथ की स्थापना की थी। अब थोड़ा सा अन्य ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं। गुरु नानक देव, इसका सही जवाब तो सी हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन देख लेते हैं। गुरु नानक देव ये प्रथम गुरु थे सिखों के, और इन्हीं के जो अनुयायी थे उन्हें सिख कहा गया। ठीक है। इन्होंने संगत और पंगत व्यवस्था प्रारंभ की थी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि संगत और पंगत किसने प्रारंभ किया था? तो गुरु नानक देव ने किया था। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं हरगोविंद सिंह की। तो हरगोविंद सिंह की बात करें तो ये 6वें गुरु थे। कौन से, किस नंबर के थे? 6वें नंबर के थे। और इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दे दिया था। यानी कहने का बात यह है कि इन्होंने सिखों को सैनिकों की तरह ट्रेंड करना स्टार्ट किया था। हरगोविंद सिंह से एक महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखिएगा, इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? अकाल तख्त की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना कब की गई थी? 1761, 1781, 1786, 1796। तो बेटा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मैंने बता दिया है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 1781 में वारेन हेस्टिंग ने की थी, या वारेन हेस्टिंग के शासनकाल के दौरान या कार्यकाल के दौरान हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान किया गया था? विलियम बेंटिक, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड कैनिंग। तो दास प्रथा को कब समाप्त किया गया था? तो बात करते हैं 1843। कब? 1843 के एक्ट 5 के तहत। 1843 का जो एक्ट 5 था उसके तहत किसको? दास प्रथा को समाप्त किया गया था। और उतने समय जो कार्यकाल था वो एलन बरो का था। किसका था? एलन बरो का था। अब एक चीज़ और याद रखिएगा कि एलन बरो के समय ही आपको याद होगा इतवार की छुट्टी प्रारंभ की गई थी। ठीक है, रविवार की छुट्टी। ठीक है। अब थोड़ा सा हम विलियम बेंटिक के बारे में देख लेते हैं। तो विलियम बेंटिक की बात करें तो ये प्रथम गवर्नर जनरल था भारत में, और इसका जो कार्यकाल था 1828 से 1835 था। और इसने 1829 में सती प्रथा का अंत किया था, 1830 में ठगी प्रथा का अंत किया था, और मैकाले के सहयोग से अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। ऑकलैंड की बात करेंगे तो ये इसके समय में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। आंग्ल और अफगान युद्ध कब हुआ था? तो ऑकलैंड के समय में। ठीक है। अब कैनिंग की बात करते हैं तो
तो ये लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय है। ठीक है, ये अंतिम गवर्नर जनरल भी है और प्रथम वायसराय भी है। और एक चीज़ याद रखिएगा, इसने 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया था और व्यपगत सिद्धांत की समाप्ति कर दी थी। व्यपगत सिद्धांत जिसे राज्य हड़प नीति कहते हैं, उसकी समाप्ति किसने की थी? तो लॉर्ड कैनिंग ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध रंपाओं विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, बंगाल। तो जो रंपा विद्रोह था वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है और ये विद्रोह 1879 में स्टार्ट होता है और 1922 तक होता है। कब तक होता है? 1922 तक होता है। नोट कर लीजिए, 1922 तक होता है। ठीक है, और इसके जो नेता थे, प्रमुख नेता थे, वो थे सीताराम राजू। कौन थे? रंपा विद्रोह के जो प्रमुख नेता थे उनका नाम था सीताराम राजू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी, मदन मोहन मालवीय, बंकिम चंद्र चटर्जी, एस.एन. सेन। तो बेटा भारतीय सुधार समिति की जो स्थापना है वो दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है, 1887 में इंग्लैंड में। नोट कर लीजिएगा कि भारतीय सुधार समिति की स्थापना 1887 में इंग्लैंड में दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिएगा, इन्होंने 1843 में ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना भी की थी। 1843 में ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना भी की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 1857 की क्रांति के दौरान फैजाबाद में इसका नेतृत्व किसने किया था? खान बहादुर खान, अजीमुल्ला, मौलवी अहमदुल्लाह, लियाकत अली। तो बेटा हम एक चीज़ बात करते हैं फैजाबाद की। तो फैजाबाद में जो नेतृत्व करता थे वो थे मौलवी अहमदुल्लाह। ठीक है, और जो दमन करता थे वो कर्नल नील। आपने नाम सुना होगा कर्नल नील का। तो इन्होंने इस विद्रोह को दबाया था, फैजाबाद विद्रोह को। ठीक है, याद रखिएगा। हम बात कर लेते हैं खान बहादुर खान की। तो खान बहादुर खान बरेली के नेतृत्व करता थे, अजीमुल्ला खां फतेहपुर के नेतृत्व करता थे, और जो लियाकत अली हैं ये इलाहाबाद में क्रांतिकारियों का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट मिशन 1946 को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? 10 अप्रैल 1946, 6 जून 1946, 25 जून 1946, 22 जुलाई 1946। तो आपको तेजी से जवाब देना है कि कैबिनेट मिशन 1946 को कब स्वीकार किया था मुस्लिम लीग ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6 जून 1946। क्या हो जाएगा? 6 जून 1946। कैबिनेट मिशन को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? तो 6 जून 1946। और आपको ये पता होना चाहिए कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 24 मार्च 1900। कब आया था? 24 मार्च 1946 को। कब आया था? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था, जिसे कांग्रेस ने कब अपनाया था? तो 25 जून 1946 को अपनाया था। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से 2 बनेंगे कि कैबिनेट मिशन को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया? तो 6 जून 1946, और कांग्रेस पूछेगा तो 25 जून 1946। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 24 मार्च 1946। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाले न्यायाधीश कौन था? V.S. स्मिथ, जॉन मिल्टन, G.C. हिल्टन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश G.C. हिल्टन था। कौन था बेटा? G.C. हिल्टन था। ठीक है, और भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। 23 मार्च 1931 को दी गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। और एक चीज़ बता दें कि इनको लाहौर में फांसी दी गई थी, और सैंडर्स हत्या केस में। किसके हत्या केस में? सैंडर्स हत्या केस में। ठीक है, और याद रखिएगा कि भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आग का आविष्कार किस काल के दौरान हुआ था? पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, नवपाषाण काल, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो आग है, आग का आविष्कार
किस काल में हुआ था, तो पुरा पाषाण काल में हुआ था। और कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि पहिए का आविष्कार कब हुआ था, तो पहिए का आविष्कार कब हुआ था, तो बेटा नवपाषाण काल में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिए। कमेंट में एक बार सभी लोग तेजी से अपना अपना नाम लिख दें जो लोग लाइव जुड़े हुए हैं मेरे साथ। दोस्तों मैं थोड़े से सब्सक्राइबर कम है, इस वजह से लाइव नहीं आ पा रहा हूँ, कुछ सिस्टम नहीं है मेरे पास, तो आप लोग तेज़ी से सब्सक्राइबर बढ़वा दीजिए जिससे मैं लाइव आ सकूँ। ज़्यादा नहीं, क्योंकि 150 सब्सक्राइबर कम है मेरे पास, 150 सब्सक्राइबर की कमी है। 150 सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना तो लाइव आऊँगा तो मैं आपके नाम भी ले सकता हूँ। ठीक है, बस केवल 150 सब्सक्राइबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेज़ी से शेयर करिए दोस्तों के पास, सब्सक्राइब करिए। निम्नलिखित में से किस स्थान से नर्तकी की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई थी, तो बेटा किस स्थान से नर्तकी की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई? हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा। तो बेटा वो कहाँ से प्राप्त हुई थी, तो मोहनजोदाड़ो से हुई थी। और मोहनजोदाड़ो की बात करें तो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है बेटा, कहाँ पर है? सिंधु नदी के किनारे। अब कुछ चीज़ें याद रखिएगा क्या कि 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा इसका उत्खनन किया जाता है। क्या किया जाता है? तो मोहनजोदाड़ो का उत्खनन कब हुआ था? 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा। ठीक है, हड़प्पा की बात करते हैं तो जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे स्थित है और इसका जो उत्खनन है वो 1921 में हुआ था। कब हुआ था? 1921 में दयाराम साहिनी की अध्यक्षता में। ठीक है, कालीबंगा की बात करेंगे तो ये घग्गर नदी के किनारे है और 1951 में, कब? 1951 में अमलानंद घोष की अध्यक्षता में इसका उत्खनन हुआ था। अमलानंद घोष। धौलावीरा की बात करेंगे तो ये लूनी नदी के किनारे स्थित है और इसका उत्खनन जेपी जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक किसके दरबार में रहते थे, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिंबिसार, अजातशत्रु, बिंदुसार, कालाशोक। तो प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक बिंबिसार के दरबार में रहते थे, याद रखिएगा बेटा। और एक चीज़ याद रखिएगा कि जब महात्मा बुद्ध बीमार थे तो बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा में भेजा था। तो याद रखिएगा कि महात्मा बुद्ध के पास जीवक को बिंबिसार ने भेजा था। और एक चीज़ याद रखिएगा कि बिंबिसार मगध में 52 वर्षों तक शासन करता है। कितने वर्षों तक? 52 वर्षों तक शासन करता है और इसने राजगृह को अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था? 1938, 1948, 1951, 1967। किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था? 1938, 1948, 1951, 1967। तो बेटा इसकी राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो दुर्गापुर इस्पात कारखाना है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो सही जवाब हो जाएगा बेटा द्वितीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्वितीय हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिएगा द्वितीय से कि दुर्गापुर इस्पात कारखाना की जो स्थापना है वो 1959 में हुई थी। कब हुई थी? 1959 में हुई थी, द्वितीय के दौरान, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। आपने भिलाई और राउरकेला का जो इस्पात कारखाना है वो भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बनाया गया था। ठीक है, अब देख लेते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में कुछ पॉइंट। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो भाखड़ा नागल, ब्यास परियोजना और दामोदर नदी परियोजना वो प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। कौन कौन से बेटा? भाखड़ा नागल, ब्यास परियोजना, दामोदर नदी परियोजना प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। और जो चौथा योजना है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसके समय गाडगिल मॉडल पर आधारित कार्य किए गए थे। तृतीय में कुछ नहीं हुआ था क्योंकि जो तृतीय था इसी बीच भारत चाइना और भारत पाक का युद्ध हुआ था, तो तीसरे पंचवर्षीय में कुछ खास नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, नई दिल्ली। तो इसका सही जवाब है मुंबई। क्या हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा बेटा हैदराबाद। क्या हो जाएगा? हैदराबाद। और इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। IRDA की स्थापना 1999 में हैदराबाद में इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है दोस्तों, हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद में राष्ट्रीय भूभौतिक संस्थान भी है। राष्ट्रीय भूभौतिक संस्थान भी हैदराबाद में है। ठीक है। कलकत्ता की बात करें तो कलकत्ता में भारतीय पुरातात्विक विभाग है। और दिल्ली की बात करेंगे तो मौसम विज्ञान विभाग दिल्ली में है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? निगम कर, संपत्ति कर, सीमा कर, सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीमा कर। ये आपका अप्रत्यक्ष कर है, बाकी ये सभी कैसे हैं? प्रत्यक्ष कर हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं तेजी के साथ। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक पुस्तक के लेखक कौन हैं? एडम स्मिथ, मार्शल, कीन्स, रॉबिन्स। बेटा साइड आवाज़ में, साइड साउंड में ध्यान मत दीजिएगा, आप लोग क्लास में देखिए। तो देखिए बेटा, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मार्शल हो जाएगा। और एडम स्मिथ की एक पुस्तक है, बहुत फेमस पुस्तक है, वेल्थ ऑफ नेशन। क्या है? वेल्थ ऑफ नेशन। याद रखिएगा, वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है? एडम स्मिथ की है। और मार्शल की क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भोरघाट दर्गा किन दो स्थानों के बीच का संपर्क मार्ग है? नासिक मुंबई, नासिक पुणे, मुंबई पुणे, कोयम्बटूर, कोचीन। तो चलिए भाई बता दीजिए तेजी से कि जो भोरघाट दर्गा है किन दो स्थानों के बीच का संपर्क मार्ग है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई पुणे। क्या हो जाएगा? मुंबई और पुणे। नासिक मुंबई की बात करें तो इनके बीच का जो दर्गा है उसे थाल घाट कहते हैं। क्या कहते हैं? थाल घाट कहते हैं। और जो कोयम्बटूर और कोचीन के बीच है उसे पाल घाट कहते हैं। क्या कहते हैं? पाल घाट। तो याद रखिएगा, ये हो गया थाल घाट और ये डी नंबर हो गया पाल घाट। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धागरा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, चंबल, महानदी। तो बेटा जो घाघरा है वो किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। इसकी कुछ और सहायक नदियां हैं, मानस, तीस्ता, कुल्सी। ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो ब्रह्मपुत्र की हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम की बात करें तो इसका जो स्थान है मानसरोवर के हिमानी के पास है। कहाँ है? मानसरोवर के हिमानी के पास इसका उद्गम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा तेजी के साथ, फास्ट। थोड़ा सा और कुछ देख लेते हैं नर्मदा के बारे में। तो नर्मदा अमरकंटक से निकलती है और खंभाल की गाड़ी में गिरती है। चंबल की बात करें तो ये देश के सबसे जो गहरा खड्डे हैं उसको निर्माण करती है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो काली और सिंध हैं। कौन है? काली और सिंध। चंबल की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? काली और सिंध। और बात करते हैं महानदी की, तो महानदी की जो सहायक नदियां हैं वो ब्राह्मणी है और वैतरणी है। क्या है? ब्राह्मणी और वैतरणी इसकी सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचेश्वर परियोजना किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? भारत भूटान, भारत नेपाल, भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश। तो बेटा जो पंचेश्वर परियोजना है वो भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। याद रखिएगा बेटा। और ये जो पंचेश्वर परियोजना है ये महाकाली नदी पर है। कहाँ पर है? महाकाली नदी पर है। और ये चीज़ याद रखिएगा कि भारत और नेपाल के बीच शारदा परियोजना और कोसी परियोजना भी प्रारंभ की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कोयला भंडारण के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो बेटा पहले तो आपसे क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है कि पूछ क्या रहा है। तो पूछ रहा है कि भारत में कोयला भंडारण के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा झारखंड हो जाएगा, क्योंकि पूछ क्या रहा है? भंडारण। अगर
उत्पादक पूछ लेता तो उड़ीसा सही होता। क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़िएगा। पूछ क्या रहा है, अभी सब लोग उड़ीसा टिक कर देते हैं इसमें। भारत में कोयला भंडारण के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो उत्पादक के में उड़ीसा है उत्पादन में, और भंडारण में कौन है? झारखंड है। ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि विश्व में कोयला उत्पादन के क्षेत्र में भारत का तीसरा स्थान है, पहले नंबर पर चाइना स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन फास्ट देखते हैं बेटा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिएगा, मन से देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं है दोस्तों। मैं मेहनत कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, बस आपको अच्छा देना चाहता हूँ बस। भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा किस वर्ष की थी? तो बेटा भारत ने सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा 28 जुलाई 2000 को की थी। कब की थी? 28 जुलाई 2000 को की थी। इस चीज़ को याद रखिएगा कि कब की थी बेटा? तो 28 जुलाई 2000 को की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। थोड़ा सा मैं कुछ चीज़ और बता देता हूँ, पीछे वाले क्वेश्चन में कुछ चीज़ें हैं क्या, सुन लीजिए जगह ध्यान से कि मैंने तो बता ही दिया है, कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ टीन उत्पादन में नंबर 1 पर है। क्या है? टीन उत्पादन में सबसे 1 पर है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा लौह अयस्क, मैग्नीज और बॉक्साइट उगाने में नंबर 1 पर है। और पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो ये चावल और जूट का उत्पादन बहुत तेजी से करती है। ठीक है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति योजना की घोषणा कब की थी? तो 2000 में। याद रखिएगा 28 जुलाई 2000 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिणी सह्याद्री का निम्नलिखित में से सर्वोच्च शिखर है? कुद्रेमुख, कालसुआई, डोडा बेटा, उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो बेटा क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? दक्षिणी सह्याद्री का निम्नलिखित में से सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो इसका सही जवाब है कुद्रेमुख, जिसकी ऊंचाई 1892 मीटर है। कितनी बेटा? नोट कर लीजिएगा कि कुद्रेमुख की ऊंचाई कितनी है? 1892 मीटर। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ लेता कि उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर क्या है, अभी तो दक्षिणी पूछ रहा है तो दक्षिणी में हमने ये कर दिया। उत्तरी सह्याद्री का पूछेगा तो कालसुआई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कालसुआई हो जाएगा। तो दक्षिणी का कुद्रेमुख और उत्तरी का कालसुआई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? राजस्थान, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मणिपुर। तेजी से जवाब दीजिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बेटा जो आपकी कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। ठीक है बेटा, याद रखिएगा पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर मणिपुर नहीं आता है, मणिपुर से नहीं जाती। मणिपुर की राजधानी क्या हो जाएगी? इम्फाल है। तो देखिए बेटा एक बार फिर से सुन लीजिए कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर मणिपुर ऑप्शन में यही है, यहाँ से कर्क रेखा नहीं जाती। अगला क्वेश्चन है, जावा सागर तथा हिंद महासागर को कौन सी जलसंधि जोड़ती है? तो बेटा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा सुंडा जलसंधि। ठीक है। जावा सागर और हिंद महासागर को कौन सी जलसंधि जोड़ती है? तो सुंडा जलसंधि। अब हम पाक जलसंधि की बात करें तो ये मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। ठीक है। मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। ठीक है। मलक्का की बात करेंगे तो मलक्का है जावा सागर से बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। और बेरिंग जलसंधि की बात करेंगे तो ये आर्कटिक से बेरिंग सागर को जोड़ती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस महाद्वीप को मानव उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है? तो बेटा मानव उत्पत्ति का जो केंद्र है वो अफ्रीका को माना जाता है। और अफ्रीका को पहाड़ों का महाद्वीप भी कहा जाता है। अफ्रीका को पहाड़ों का महाद्वीप कहा जाता है। और अफ्रीका से एक चीज़ और याद रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल
विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? सहारा। वो कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप पर है। कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप पर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मृदा का क्षेत्रीय विस्तार भारत में सर्वाधिक है? तो आपको सबको पता है कि भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, जो भारत में लगभग कितने प्रतिशत भाग पर है? 45% भाग पर है। कितने प्रतिशत भाग पर है? 45% भाग पर है। जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो इसमें पोटास और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये मिट्टी धान, गेहूं और दलहन के लिए बहुत अधिक उपजाऊ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगलैन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो देखिए, मुगलैन दक्षिणी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मणिपुर, मिजोरम, पंजाब और केरल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिजोरम। मुगलैन, डंपा, ब्लू माउंटेन, याद रखिएगा। मुगलैन राष्ट्रीय उद्यान, डंपा राष्ट्रीय उद्यान, ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में स्थित है। ठीक है, कहाँ है? मिजोरम में। मणिपुर की बात करें तो यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम है लामजाओ। क्या नाम है? लामजाओ। और बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब में है अबोहर अभ्यारण्य। ठीक है, और केरल में है पेरियार अभ्यारण्य। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी बेटा? तेजी से कमेंट कर दीजिए। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तेजी से कमेंट करिए। इसका सही जवाब हो जाएगा 1962 में। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद 1969 में, कब? 1969 में विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में इसरो ISRO समिति का गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो इसरो समिति का गठन कब हुआ था? तो 1969 में। और भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो 1962 में हुई थी। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई थी या अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो जब अंतरिक्ष विभाग या अंतरिक्ष विज्ञान पूछेगा तो सही जवाब हो जाएगा 1972 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जो है वो जिनेवा में है। ठीक है, जिनेवा में। अब इसका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में हुई थी। कब हुई थी? 1919 में हुई थी। इसमें 187 सदस्य हैं। कितने हैं? 187 सदस्य हैं, याद रखिएगा। जिनेवा से एक बात और याद रखिएगा कि यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन और UNHCR का मुख्यालय है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है बेटा? जिनेवा में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उदय भूमि निम्न में से किस महापुरुष की समाधि स्थल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा KR नारायणन। KR नारायण जानते हैं कौन थे? तो ये भारत के 9वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे और 10वें नंबर के राष्ट्रपति थे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निम्न में से कौन सा है? तो बेटा, देश का जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है वो परमवीर चक्र है और इसकी शुरुआत 1947 से की गई थी। इसका जो प्रारंभ कब हुआ था? 1947 से ही कर दिया गया था। अगला है रेणुका झील, जो भारत में रामसर आर्द्रभूमि क्षेत्र के अंतर्गत आता है, का संबंध किस राज्य से है? तो बेटा, रेणुका झील जो भारत में रामसर आर्द्रभूमि क्षेत्र से अंतर्गत आता है, ये कहाँ है बेटा? हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि भारत में 42 आर्द्र भूमियाँ जो हैं वो रामसर आर्द्र भूमि क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। कितने आर्द्र क्षेत्र हैं? 42 हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है। निम्न में से किस ट्रॉफी या कप का संबंध फुटबॉल के खेल से नहीं है? तो बेटा, डुरंड कप ट्रॉफी से संबंधित है फुटबॉल के, आशुतोष कप फुटबॉल से है, रोबर्स कप फुटबॉल से, लेकिन जो मेयर्स कप है ये बेटा फुटबॉल से नहीं है, ये मुक्केबाजी से संबंधित है। मेयर्स कप किससे संबंधित है? मुक्केबाजी से है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम
किस वर्ष फहराया गया था? तो ओलंपिक्स जो ध्वज है इसको सर्वप्रथम बेटा 1920 में बेल्जियम ओलंपिक में फहराया गया था। कहाँ फहराया गया था? बेल्जियम ओलंपिक में 1920 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूचना क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो बेटा सूचना क्रांति के जनक में किसको जाना जाता है? आर्थर सी क्लार्क को जाना जाता है। और ये ब्रिटिश के टेलीविजन श्रृंखला के, ठीक है, याद रखिएगा, सदस्य थे या मेजबान थे। टेलीविजन श्रृंखला के मेजबान थे, ठीक है, ब्रिटिश में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया गया था? क्या हो जाएगा जवाब? तेजी से जवाब दीजिए बेटा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 70वां संविधान संशोधन 1992 में। कब? 1992 में जब ये संविधान संशोधन हुआ था तो इसके बाद दिल्ली और पुडुचेरी के जो निर्वाचित सदस्य थे वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। 1992 के पहले ये यहाँ के जो सदस्य थे, निर्वाचित सदस्य थे, वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकसभा के बैठक को गणपूर्ति के अभाव में स्थगित करने का अधिकार किसे है? तो बेटा लोकसभा से संबंधित कोई भी मैटर होएगा तो उसको स्थगित करने, चालू करने का जो अधिकार है वो लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। किसके पास होता है? लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस अनुच्छेद के तहत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच पूर्णतः निषेध है? मतलब कि आपको बताना है कि किस अनुच्छेद के तहत न्यायालय भारत की संसद की कार्यवाही की जांच नहीं कर सकते। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 122। अनुच्छेद 122 के तहत कोई भी न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, संसद की कार्यवाहियों की जांच नहीं कर सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है? यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं। कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है, कितने प्रकार की समानता का वर्णन किया गया है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया। मैं तीनों चीजें बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। क्या कि भारत में भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया? तो 3 प्रकार के न्याय। न्याय कितने प्रकार के? 3। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनैतिक न्याय। अब अगर क्वेश्चन आएगा भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के समानता का वर्णन किया गया है, तो 2 प्रकार की। समानता कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की। और क्वेश्चन आ गया कितने प्रकार के स्वतंत्रता का वर्णन किया गया, तो आंसर सही हो जाएगा 5। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से आंसर सही हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा कि भारत संविधान की उद्देशिका में मात्र आज तक एक बार संशोधन किया गया था, 1976 में 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 में, और इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसके बाद कुछ समय बाद उन्हें भारत का उप प्रधानमंत्री भी बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो चलिए देख लेते हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन, बिल्कुल गलत है, क्योंकि विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है वो जापान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? जापान से लिया गया है। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से, बिल्कुल सही है, सही जवाब है बी नंबर। द्विसदनवाद यूएसए, गलत है, ये ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। लेकिन अगर बात करेंगे तो ब्रिटेन को तो यूएसए बोल सकते हैं यार। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का ही क्षेत्र है वो, तो ब्रिटेन सही हो जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं। 1 2 3 दिया है, ऑप्शन में शायद कुछ मिसप्रिंट है, फिर इसके लिए कुछ नहीं कर सकते, तो इसमें ब्रिटेन हो जाएगा। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये आपका जो दूसरा है ये भी सही है, और चौथा है ये भी सही है। ठीक है बेटा, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। केंद्र और राज्य की शक्तियों का जो वितरण है वो भी कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला और तीसरा गलत है, दूसरा और चौथा सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की कुल सीटें क्रमशः कितनी हैं?
तो बेटा बिहार में लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की बात करेंगे तो लोकसभा की जो सीटें हैं वो 40 हैं और राज्यसभा की जो सीटें हैं वो कितनी हैं, 16 हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र राज्य संबंधों पर गठित सरकारिया आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो देखिए, केंद्र राज्य संबंधों पर गठित सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1983 में किया गया था। कब किया गया था? 1983 में। और इसने अपनी पहली रिपोर्ट कब पेश की थी? तो 1987 में इसने अपनी पहली रिपोर्ट पेश की थी केंद्र राज्य संबंधों के बीच में। और ये 3 सदस्यीय आयोग था। इस आयोग में 3 सदस्य थे, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो आर.एस. सरकारिया ने। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? आर.एस. सरकारिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 92वां संविधान संशोधन के तहत जिन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया वो कौन कौन सी हैं? तो बेटा अब आपको पहले ये पता होना चाहिए कि भाषाओं से संबंधित कितने संशोधन किए गए। तो चलिए मैं बात कर लेता हूँ, पूरे संशोधन बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। सबसे पहला संविधान संशोधन हुआ था 21वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 21वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1967 में। कब हुआ था? 1967 में। इसके तहत सिंधी को, किसको? सिंधी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ। 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। कब हुआ था? 1992 में। और इसमें मणिपुर, कोंकणी और नेपाली भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। अब बात करते हैं 91वां संविधान संशोधन। तो ये हुआ था 2003 में और इसके तहत बोडो, मैथिली और डोगरी तीनों भाषाओं को, मैथिली, बोडो, डोगरी तीनों भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो सही जवाब हो जाएगा ऊपर सभी। 92वां कब हुआ था? तो याद रखिएगा 2003 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राजनीति के इतिहास में अभी तक कुल कितनी बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है? 2, 3, 4, 5। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 बार। भारतीय राजनीति के इतिहास में अभी तक कुल कितनी बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है? तो 3 बार। पहली बार बुलाई गई थी बेटा दहेज प्रतिबंध विधेयक 1961 में। पहली बार दहेज प्रतिबंध विधेयक 1961 में। दूसरी बार बैंक सेवा आयोग विधेयक 1978 में। और तीसरी बार आतंकवाद निवारण विधेयक 2002 में। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 बार। ठीक है, अब एक चीज़ और सुन लीजिए, संयुक्त बैठक बुलाने का जो प्रावधान है अनुच्छेद 108 में दिया गया है। किस में दिया गया है? अनुच्छेद 8 में दिया गया है। और संयुक्त बैठक जो होगी उसका जो अध्यक्ष होगा वो लोकसभा अध्यक्ष होता है। ठीक है, उसका जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा अध्यक्ष होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास हमारी यही है। अभी जो कल की क्लास 5 बजे होगी आप लोग आगे बात करेंगे। दोस्तों सभी लोग अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए। जय माता की, जय हिंद, जय भारत। PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।